हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमटी सर स्टडी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में अवतल दर्पण से रिलेटेड सभी टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे पार्ट 2 में उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, इसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण में जिसे उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आज देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण को पहचानने का क्या तरीका है उसे समझेंगे। देखते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को रखकर कहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सब देख चुके हैं। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वह बाहर की ओर होता है। यहाँ पे ये रहा उत्तल दर्पण, और पेंटिंग कहाँ से होता है तो अंदर की तरफ होता है। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसे देखना है। चलिए, तो उत्तल दर्पण में हमें 2 जगह वस्तु को रखना है, एक पहला देखेंगे और एक दूसरा देखेंगे। अवतल दर्पण में जैसा कि 6 जगह रखे हुए थे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंडीशन में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को कहाँ पर रखते हैं। तो पहले केस में हम रखेंगे वस्तु को अनंत पर, अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखना पहले कंडीशन में, अनंत पे। तो आइए एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, और वस्तु को कहाँ रखेंगे तो अनंत पे। इधर हमारा क्या होता है, अनंत। तो वस्तु को रखेंगे अनंत पर। देखिए क्या होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पे टकराने के बाद ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है। अब ऊपर की ओर मुड़ गया है तो इसीलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश को उत्तल दर्पण में मुड़ जाता है। चलिए अब देखिए, ये जो परावर्तित किरण है ये आपस में कभी नहीं मिलती है। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं। चलिए इधर मुख्य अक्ष को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये दोनों किरणें आई, ये चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे इस साइड। तो ये परावर्तित किरण कभी उत्तल दर्पण में नहीं मिल पाएगी। तो क्या कर लेते हैं हम इसको कल्पना। चलिए यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक होता है फोकस और एक होता है सेंटर, जो कि अवतल दर्पण में काफ़ी बढ़िया तरीका से इसको समझ चुके हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना करने से ये वाला जो परावर्तित किरण है, कल्पना करते हैं तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। सेम इसी प्रकार से ये वाले भी किरण को फोकस से गुजार देते हैं। तो अब हमें यह पता चला कि उत्तल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है, ऊपर वाला किरण इस ओर चला गया और नीचे वाली किरण इस ओर चला गया। तो वास्तव में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो इसको हम कल्पना किए तो दोनों किरणों को कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे। और किस प्रकार से मिल रहा है तो काल्पनिक रेखाओं से मिला रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए पहला देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। चलिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कैसा बना है, काल्पनिक, काल्पनिक बनता है। दूसरा में देखेंगे कि ये उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण में सामने रखे थे वस्तु को तो सामने की ओर बना था। तो क्या अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ फोकस पे बिल्कुल किस आकार का बना है तो बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। इसका मतलब है कि यह बहुत ही छोटा बना है, बहुत ही
छोटा बनता है। चलिए तीसरा में देखेंगे, तीसरे कंडीशन में देखेंगे कि ये उल्टा बना है या सीधा बना है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। या इसको और भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो पूछेंगे उल्टा कि सीधा बना है, तो इसमें क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। चलिए और देखेंगे इसके बारे में, दर्पण के सामने बना है या दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए तो ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन, जो कि उत्तल दर्पण में अनंत पे रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। एक दूसरा वाला कंडीशन जिसको देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो ये रहा हमारा अनंत, और ध्रुव जिसको पी से बोलते हैं उसको अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। पी का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। तो आइए एक मुख अक्ष बना लेते हैं। ये रहा हमारा मुख अक्ष, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, और ये रहा ध्रुव। इसमें भी ये वाला कौन सा बिंदु है, तो ध्रुव वाला बिंदु है। चलिए इस तरफ होता है अनंत। चलिए तो वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच। तो ये रहा अनंत, ये है ध्रुव, इसके बीच में वस्तु को रख देते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें को गुजारेंगे, टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी, पहला कंडीशन में। दूसरे में क्या होगा, इसको इस तरफ लाएंगे। देखो तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, टकराएगा, इधर से आया है फिर ये मुड़ करके इसी रास्ते में चली जाएगी। इसको पार नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। अब इसको लाते हैं आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए कहाँ से, तो सेंटर से मिलाएंगे, सेंटर से मिलाएंगे। अब इस ये वाला जो है इसको भी बैक करेंगे। तो जो ये वाला देखो यहाँ पे कहाँ से गया था, फोकस पे लाए थे, तो इसको कहाँ लाएंगे, फोकस पे। चलो ये फोकस रहा, फोकस। तो देखिए ये वाला कहाँ कट कर दिया है, ये ध्रुव और फोकस के बीच में, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। तो पूछेंगे कि उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं। पहला में कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बना है, तो कहाँ बना है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो लिख देते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बना है। कैसा बना है, काल्पनिक या वास्तविक, कैसा बनता है, काल्पनिक। और याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है। तो काल्पनिक बना है। और देखेंगे कि वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है। तो क्या है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बना है। अब देखिए ये दर्पण के सामने बना है या दर्पण के पीछे बना है। तो चौथा में क्या बोलेंगे, दर्पण के पीछे बना है। चलिए तो ये रहा हमारे प्रतिबिंब का प्रकृति। उत्तल दर्पण में दो कंडीशन पे बनेगा, पहला कंडीशन रखेंगे अनंत पे और दूसरा कंडीशन रखेंगे ध्रुव पर। अभी हमें इसके आगे पढ़ना है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग हम कहाँ करते हैं, पहला उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सड़क, गली, सड़क गली के लाइट में, सड़क या गली में जो लाइट लगा रहता है, वहाँ पे सड़क या गली में जो लाइट लगा रहता है उस लाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं, परावर्तक के रूप में करते हैं। देखिए अब सड़क या गली
में जो लाइट लगा रहता है उसमें परावर्तक के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि सामने देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा उत्तल दर्पण, ये प्रकाश को अभिसरित नहीं करता है, यानी एक जगह इकट्ठा जमा नहीं करता है। ये प्रकाश को क्या कर रहा है? तो फैला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, इसीलिए परावर्तक के रूप में करते हैं, ताकि सड़क या गली के ऊपर कोई लाइट लगा हुआ है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल जाएगी और हमें दिखाई देगा। चलिए दूसरा कहाँ करते हैं इसका उपयोग? तो मोटर कार, बस, ट्रक। कहाँ पे? मोटर कार, बस, ट्रक के हेडलाइट में। कहाँ पे? हेडलाइट में नहीं, कहाँ पे? तो बस, ट्रक, मोटर कार, बस, ट्रक के पीछे का जो क्षेत्र होता है उसे देखने के लिए, पीछे का क्षेत्र देखने के लिए, यानी बस ट्रक के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं। और गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। लेकिन जो जैसे मोटरसाइकिल होगी या बाइक जिसे कहते हैं, उसमें पीछे एक दर्पण लगा रहता है दोनों साइड। बस ट्रक में ड्राइवर यानी चालक के सामने दर्पण लगा रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे का दृष्टि साफ साफ देखा जाए। और क्यों लगाते हैं ये? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब को कैसा बना देता है? छोटा बना देता है। प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो पीछे बहुत सारी, पीछे से गाड़ी आती है अचानक से, या कोई भी चीज़ पीछे का देखने के लिए तो बड़ा बड़ा होता है, तो इसमें क्या कर लेते हैं? इसको छोटा बनाकर हमें उत्तल दर्पण देता है और हम आसानी से देख पाते हैं। ये क्या होता है? तीसरा में क्या देखेंगे? तो ये किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आएगा एग्जाम में कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, तो ये सब लिख दीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं हम दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र, चलिए दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। दर्पण या अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये रहा हमारे दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। या हो ये किस किस के लिए है? तो अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। ये दोनों दर्पण के लिए है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। या दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, दोनों के लिए यही सूत्र होता है। अब देखेंगे इसमें u का मतलब क्या है। u का मतलब क्या है? u मतलब क्या होता है? तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v का मतलब क्या होता है? ये वाला v, तो प्रतिबिंब की दूरी। f का मतलब क्या है? तो फोकस दूरी। f का मतलब फोकस दूरी। चलिए अब देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी के बारे में यहाँ से न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कब लेंगे? वस्तु की दूरी प्लस माइनस किस दर्पण के लिए कैसे होगा? तो आइए इसको हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए ले लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये हमारा मुख अक्ष। चलिए यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है सेंटर। तो सबसे पहले बोलेगा कि वक्रता की त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो f बराबर होता है, f जो क्या होता है? r/2 होता है। और वक्रता की त्रिज्या को देखेंगे यहाँ से टोटल दूरी, तो ध्रुव से जितना दूरी फोकस होगा उतना ही दूरी फोकस से सेंटर का होता है। तो ध्रुव से f तक की दूरी प्लस f से c तक की दूरी,
ये दोनों क्या है, एफ प्लस एफ, तो आर इजकल टू क्या हो गया 2f, तो यहाँ से f निकाल लेंगे तो r/2 आ जाएगा। ये वाले सूत्र के लिए याद रखिएगा। चलिए, वक्रता की त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस की दुगना होता है, फोकस का दुगना होता है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे हम चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो कब कौन सा साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। देखिए, मैथ में जानते हैं ये वाला जो हमारा बिंदु है इसको हम ले लेते हैं दर्पण का ध्रुव, तो यहाँ से कोई भी दूरी ध्रुव से न मापा जाता है, कोई भी दूरी को ध्रुव से मापेंगे। चलिए, ये रहा जो ध्रुव, हम उसको ये ध्रुव ले लेते हैं, तो यहाँ से ऊपर की दूरी को किस में लेंगे, प्लस में, और नीचे यहाँ से ध्रुव से नीचे आने वाली दूरी को लेंगे माइनस में। ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या लेंगे, प्लस में, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी लेंगे माइनस में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसको और डिटेल से। देखिए, गौर से देखिएगा, ले लेते हैं ये वाला, हमारे पास एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और एक ले लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, ये हमारा ध्रुव, तो वस्तु को इधर रखेंगे। चलिए, इसका नाम दे देते हैं अवतल दर्पण, और ये है हमारा उत्तल दर्पण। चलिए देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं इधर है 5 सेंटीमीटर, इधर है ध्रुव से, तो देखिए इस साइड की दूरी है, यानी अवतल दर्पण का देख रहे हैं u किस में होना चाहिए, तो ध्रुव से बाईं ओर आ रहा है, तो ध्रुव से बाईं ओर जितना आएगा उसको लेंगे निगेटिव। तो पूछेंगे अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, तो क्या होता है, निगेटिव में है, तो निगेटिव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। चलिए, अब देखेंगे यहाँ रखे थे तो कोई प्रतिबिंब नीचे बन जाता है, तो क्या बताए थे कि ध्रुव से नीचे की ओर जाएंगे तो वो किस में लेंगे, निगेटिव में। तो अवतल दर्पण का देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे ये वस्तु था तो ये बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को भी से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी मापते हैं भी से बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी किससे क्या हो गया, वो भी निगेटिव होगा। चलिए, अब यहाँ पे के लिए क्या लेते थे, फोकस, और यहाँ पे लेते थे अवतल दर्पण में सेंटर। तो अवतल दर्पण में एफ का देखेंगे मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो ध्रुव से इस साइड नाप रहे हैं एफ यहाँ तक, तो इस साइड आ रहे हैं तो क्या होगा, फोकस भी निगेटिव। अब देख लेते हैं वक्रता की त्रिज्या को, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो ध्रुव से सेंटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होता है, तो इस साइड आ रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव। तो अवतल दर्पण में पूछेगा वस्तु की दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, फोकस क्या होता है, ऋणात्मक, वक्रता की त्रिज्या क्या होता है, तो ऋणात्मक। अब आइए हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखेंगे वस्तु को रख रहे हैं इधर, उत्तल दर्पण में देखते हैं, देखो u का मान बताना है, v का मान बताना है, f का मान बताना है और r का मान बताना है। u मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, f मतलब फोकस और r मतलब वक्रता की त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण में इधर क्या होता है, फोकस लेते हैं, इधर सेंटर लेते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए, तो u के बारे में देख रहे हैं, वस्तु की दूरी देखो यहाँ ध्रुव से बाईं साइड आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक। भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु रख रहे थे इधर उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब बन रहा था इधर, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव। चलिए, फोकस दूरी देख लेते हैं, तो फोकस दूरी यहाँ से इस साइड माप रहे हैं, फोकस दूरी क्या माप रहे हैं, इस साइड। चलिए, प्रतिबिंब की दूरी सॉरी यहाँ पे देखो वस्तु को इस साइड नाप रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, निगेटिव, यानी ध्रुव से कोई किसी भी चीज़ का दूरी यहाँ पे किससे नापेंगे, ध्रुव से, ध्रुव से इस साइड आ रहा है तो क्या होगा, निगेटिव। प्रतिबिंब इधर बन रहा था, क्या प्रतिबिंब इधर बन रहा था, तो यहाँ से नापेंगे इस साइड, दाएं साइड, तो पॉजिटिव। फोकस दूरी क्या होगा, तो पॉजिटिव इस साइड। वक्रता की त्रिज्या यहाँ तक होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जरूर सीखिएगा आप लोग, और ये वाले कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसानी लगेगा। चलो, तो यहाँ से डायरेक्ट अपने बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, तो क्या होता है, धनात्मक। फोकस दूरी क्या होता है उत्तल दर्पण में, तो धनात्मक। अगर क्वेश्चन में ऋणात्मक दिया होगा तो आपको
धनात्मक में बदलना होगा इस सभी मान को बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। आज इतना ही रहने देते, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बढ़िया लगे तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और भी पड़ोसी सबको, दोस्तों सबको बता दो, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के से हमको बहुत खुशी मिलता है, और भी अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।